Hello students, welcome to the official page of Sankhyan Educational Institute, a family of learning. I am Karthik Pandey, co-founder and physics faculty in Sankhyan Educational Institute. This lecture is in continuation with the previous lecture on introduction to vectors. And in this lecture, we are going to study type of vectors and angle between vectors. So let's start with type of vectors. तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे। कितने टाइप ऑफ वेक्टर्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम कुछ को ही देखेंगे, ये केवल नाम है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, पहला है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर क्या है? जीरो और नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, मतलब उस वेक्टर की कोई लेंथ ना हो। तो अगर ऐसा कोई लाइन जिसकी कोई लेंथ नहीं है, इसका मतलब कोई लाइन ही नहीं है। तो ये बेटा केवल हम इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए, और इसका कोई रूल नहीं है। तो नल वेक्टर क्या है? एनी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। तो अगर बेटा मैग्नीट्यूड जीरो है तो हम ये भी नहीं बता सकते कि वेक्टर है और किस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब बेटा इसके पास कोई डायरेक्शन भी नहीं होगी, तो वो इनडिटरमिनेट डायरेक्शन। इनडिटरमिनेट का मतलब वी कैन नॉट डिफाइन इट्स डायरेक्शन। तो नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, लेंथ जीरो होता है, और इनडिटरमिनेट डायरेक्शन मतलब वी कैन नॉट डिफाइन इट्स डायरेक्शन। तो बेटा जो कॉन्सेप्ट ऑफ नल वेक्टर है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नल वेक्टर concept is just used to ease our calculations। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसकी लेंथ भी जीरो होगी। जब कोई ऐसी लाइन जिसकी लेंथ नहीं है, इसका मतलब मीनिंगलेस है। इसका मतलब इन रियलिटी इट इज मीनिंगलेस, और वी कैन से हाइपोथेटिकल। इन रियलिटी इट इज मीनिंगलेस। तो नल वेक्टर और जीरो वेक्टर कोई ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड जीरो हो। दूसरा है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर जैसा कि नाम से बेटा समझ में आ रहा, पैरेलल, इसका मतलब कोई भी दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। तो अगर टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। दे कैन बी एनीवेयर इन स्पेस। बार बता रही, जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे हो, स्पेस में कहीं भी हो सकते हैं। तो अगर स्पेस में कहीं भी हो सकते हैं और इन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, तो इसे हम पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या है? कोई भी वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो। टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। दे कैन बी एनीवेयर इन स्पेस। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम कहेंगे ए एंड बी आर पैरेलल। अब जरूरी नहीं कि यहीं पे हो सकता है कोई तीसरा वेक्टर हो जो कि बहुत दूर हो, लेकिन इसकी भी डायरेक्शन सी है, सेम है, सॉरी, इसकी भी डायरेक्शन सेम है, तो हम कहेंगे ए बी सी आर पैरेलल वेक्टर्स। तीसरा है इक्वल वेक्टर्स। इस पैरेलल वेक्टर में बेटा एक और टर्म आता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो एंटी पैरेलल तब होते हैं जब वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो। कोई वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे हम एंटी पैरेलल भी कह देते हैं। जैसे एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो अगर ये वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इन्हें हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कह देते हैं। थर्ड है इक्वल वेक्टर्स। थर्ड है इक्वल वेक्टर्स। अब बेटा आपको नाम समझ में आ रहा, इक्वल वेक्टर्स। तो अगर कोई वेक्टर इक्वल है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। तो सारी प्रॉपर्टी सेम होने का मतलब क्या क्या? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो अगर दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, तो हम कहेंगे ये दोनों वेक्टर इक्वल है। हाँ, एक चीज और, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ ये दोनों सेम क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर वेलोसिटी की बात करें तो दोनों वेलोसिटी वेक्टर होना चाहिए। अगर फोर्स की बात करें तो दोनों फोर्स वेक्टर होना चाहिए। इक्वल वेक्टर्स में सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, और थर्ड दे शुड रिप्रेजेंट सेम क्वांटिटी। दे शुड रिप्रेजेंट सेम क्वांटिटी। तो इसका मतलब अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज सेम है तो दोनों वेक्टर्स जो होंगे वो इक्वल वेक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां ड्रॉ करें वेक्टर ए, और अगर सेम लेंथ और सेम डायरेक्शन है, अगर दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो हम कहेंगे वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। और क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, मतलब अगर वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी है, और अगर फोर्स है तो दोनों फोर्स है। फोर्थ आता है यूनिट वेक्टर। फोर्थ है यूनिट
वेक्टर। क्या यूनिट वेक्टर? एनी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, दैट इज 1 यूनिट, इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। इसको हम डायरेक्शनल वेक्टर भी कहते हैं। कौन सा वेक्टर कहते हैं? डायरेक्शनल वेक्टर, क्योंकि ये केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शनल वेक्टर भी कहते हैं। और ये होता क्या? कोई भी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। किसी वेक्टर बेटा ए के ऊपर कैप लगाते हैं, इसे हम पढ़ते हैं ए कैप, रेड एज ए कैप। तो अगर किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगा हुआ है तो वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे यहाँ वेक्टर ए और बी है, तो अगर इस वेक्टर स्मॉल वेक्टर के ऊपर ए लगा दें तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा, रेड एज स्मॉल ए कैप। या वेक्टर बी था, बी के ऊपर कैप लगा दें तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो अगर किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगा देते हैं तो वो यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है। और यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। इसे हम डायरेक्शनल वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि कल डायरेक्शन शो करता है। बेटा अगर कोई भी वेक्टर है तो हम कह सकते हैं कि जो भी हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वेक्टर ए ले लें, तो कोई वेक्टर अगर ए है तो हमें पता है कि ये जो वेक्टर होगा इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन। तो इसका मतलब बेटा इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या हम मॉड ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं। और जो इसकी डायरेक्शन होगी, क्या उसे हम ए कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसका मतलब कोई भी वेक्टर ए है तो इसे हम लिखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू इट्स डायरेक्शन ए कैप। तो यहां से बेटा हम कह सकते हैं कि किसी वेक्टर की अगर डायरेक्शन उससे अगर तुम्हें डिटरमाइन करनी है तो उस वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दो। तो याद रखना, दिस मॉड इज सिंपली अ न्यूमेरिकल वैल्यू और अ नंबर, अ पॉजिटिव नंबर। तो यूनिट वेक्टर डिटरमाइन करने के लिए किसी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दो, एंड दिस मॉड इज सिंपली अ न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसमें याद रखिए, कभी भी आप किसी वेक्टर के लेंथ को या मॉड को आप वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए कैप नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर डिवीजन इज नॉट डिफाइंड। वेक्टर डिवीजन इज नॉट डिफाइंड। तो कभी भी आप किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कभी भी किसी क्वांटिटी को आप वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने मॉड से डिवाइड किया, एक नंबर है, नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। आप वेक्टर को नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन आप किसी वेक्टर को या किसी भी स्केलर को या किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा यूनिट वेक्टर में। तो किसी वेक्टर ए वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉड ए इंटू ए कैप। अगर कोई वेक्टर बी है तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉड बी इंटू बी कैप। तो अगर यहां से इनकी डायरेक्शन आपको अलग करनी है तो ए कैप हो जाएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इस वेक्टर की लेंथ, दैट इज मैग्नीट्यूड। यहां से वेक्टर बी का कैप हो जाएगा वेक्टर बी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वेक्टर बी या फिर मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर से डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है बेटा? अगर कोई एक ऐसा वेक्टर है, मान लो हम दो वेक्टर ले लें रेफरेंस में, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो अगर वेक्टर ए जो है उसकी मैग्नीट्यूड सेम एज वेक्टर बी है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। ध्यान सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। नेगेटिव वेक्टर का मतलब कि दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, और दूसरा है वेक्टर बी। यहां देखिए, अगर बेटा दोनों की लेंथ दैट इज मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर बी इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? नेगेटिव ऑफ वेक्टर के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए और जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि बी इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। तो अगर कोई वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं। अब आते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स, इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन
वेक्टर्स। अब बेटा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is the smallest angle between the tails or the heads of the two vectors. That is, when the tails or heads of the two vectors A and B coincide, then the smallest angle formed is the angle between two vectors. तो क्या है, देखो ध्यान से, सबसे पहले हेड और टेल कंसाइड करनी चाहिए एंगल निकालने के लिए। दो तीन पॉइंट्स है जो हमें याद रखनी होंगी एंगल निकालने के लिए। पहला पॉइंट कि जो भी दो वेक्टर के बीच का हम एंगल निकाल रहे हैं उनका हेड और टेल्स शुड कोइंसाइड, एंड आफ्टर दे कोइंसाइड वी हैव टू मेजर द स्मॉलेस्ट एंगल। अब क्या बेटा ध्यान से देखो, अगर कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर स्पेस में कहीं भी है, दिस इज वेक्टर बी, मान लो दिस इज वेक्टर बी, और हमें इस वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये जो एरो का फ्रंट पोर्शन है इसे हम हेड कहते हैं वेक्टर का, और ये जो बैक पोर्शन है इसे हम वेक्टर का टेल कहते हैं। तो अब बेटा एंगल निकालना, और हम इन वेरिएंसी ऑफ वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि हम वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तुम क्या करो, इस वेक्टर को शिफ्ट कर दो, तो बी को हम यहां शिफ्ट कर दिए, वेक्टर बी, और ए के टेल को बी के टेल से कंसाइड कर दिए शिफ्ट करके। ये देखो ये वेक्टर ए। तो बेटा ये देखो दो एंगल है, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट एंगल, थीटा इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। या फिर आप इस ए को बी के टेल के पास भी ले जाके ड्रॉ कर, सॉरी हेड के पास भी ले जाके ड्रॉ कर सकते थे इस टाइप से। अब दोनों के हेड कंसाइड करके आप ए को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए एक बिगर एंगल है, लेकिन ये जो स्मॉलर एंगल होगा थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आप यहां भी देख सकते हैं बेटा, ए को इसी के पीछे शिफ्ट कर दो और बी के इसी के पीछे शिफ्ट कर दो। यहां देखो, ये देखो, तो ये बन जाएगा आपका वेक्टर बी और ये बन जाएगा वेक्टर ए। तो ये वाला एंगल देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थीटा है। तो जब भी किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो आप उनके टेल को टेल से जोड़ दीजिए, मिला दीजिए, एक ही पॉइंट पे कंसाइड करा दीजिए, और जो भी स्मॉलेस्ट एंगल बनेगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो जाएगा। तो यहां से एक आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स should lie between 0 to 180 degrees। तो एनी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स शुड लाई बिटवीन 0 से 180 डिग्रीज। तो जो थीटा होगा वो 0 से 180 के बीच होगा। जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसी को हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ए बी एंड सी। दिस इज अ वेक्टर ए बी, दिस इज वेक्टर बी सी एंड दिस इज वेक्टर सी ए। नाम से रिप्रेजेंट कर रहे बेटा। अब पता करना एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, और दूसरा है बी सी वेक्टर एंड सी ए वेक्टर। अब देखो ध्यान से, तो ये वाला बेटा ए बी वेक्टर है और इसके नीचे दिस हॉरिजॉन्टल इज बी सी वेक्टर। तो अब देखो बेटा, यहां जब तक हम टेल टू टेल या हेड टू हेड कंबाइन नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले इस वेक्टर को ट्रांसलेट करिए आगे की तरफ। तो इस ए बी वेक्टर को बेटा हमने आगे की तरफ ट्रांसलेट कर दिया। ये देखो ये हमारा ए बी वेक्टर बन गया। अब देखो ए बी और बी सी का टेल कंसाइड कर दिया, तो जो ये स्मॉलेस्ट एंगल होगा दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। एंड ये इक्विलैटरल ट्राइंगल था, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल था, तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो ये एंगल 120 डिग्री होगा। तो दिस एंगल इज 120। उसी तरह बीसी और एसी को देखो फिर से, तो जब तक टेल टू टेल कंबाइन नहीं करोगे तो बीसी को आगे शिफ्ट कर दिया, तो दिस इज बीसी वेक्टर और ये एसी वेक्टर। तो ये स्मॉलेस्ट एंगल बनेगा दोनों के बीच का एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंड दिस इज आल्सो 120 डिग्री। तो जब भी बेटा आपको किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो आप उसके टेल टू टेल ज्वाइन कर दीजिए, हेड टू हेड कंसाइड कर दीजिए, उसका जो भी स्मॉलेस्ट एंगल होगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। टू गेट further lectures, please subscribe to our channel Sankhyaan Educational Institute
और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। दिस इज टीम संख्यान। Follow their lectures on the same official page to get complete lectures on IIT JEE Physics, Maths, Chemistry and Biology for medical section. Thank you very much. That's all for the day. Have a nice day.